हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम शिल्पा है और आज हम पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स आपके फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है जिसमें हम रिएक्शंस की रेट एंड उनकी मैकेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। पहले चलिए इतना लिख लेते हैं। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals with the study of reactions deals with study of rate reactions and their mechanism called chemical kinetics। ठीक है, अब इस चैप्टर्स में हमें क्या क्या पढ़ने था है वो हम एक बार देख लेते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शंस, फिर हम पढ़ेंगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शंस, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग में कि कंसंट्रेशन बढ़ाने या घटाने पर रेट पर क्या असर पड़ता है, टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करने से रेट पर क्या असर पड़ता है, और हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ रिएक्टेंट, और हम इसमें पढ़ेंगे कैटलिस्ट के आने से रेट पर क्या असर पड़ता है। इन सब फैक्टर्स के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शंस में। फिर हम पढ़ेंगे रेट लॉ रेट लॉ रेट लॉ में हम पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस में हम पढ़ेंगे दो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और हम पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। वैसे तो सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी होती है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन भी होती है, बट आपके सिलेबस में दो ही हैं, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो हम इन दोनों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलैरिटी। इसके बाद हम पढ़ेंगे टेम्परेचर, डिपेंडेंस, रेट ऑफ रिएक्शन। फिर हम पढ़ेंगे कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शंस। इन सभी टॉपिक के बारे में हमें केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ना है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन से। क्या होती है हमारी रेट ऑफ रिएक्शंस? रेट ऑफ रिएक्शंस the change in concentration of reactant or product with
रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में जो चेंज होता है उसे हम रेट ऑफ रिएक्शंस कहते हैं। अब क्या हम सभी केमिकल रिएक्शंस की रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं? तो नहीं, हम सभी केमिकल रिएक्शंस की रेट ऑफ रिएक्शंस को नहीं निकाल सकते। तो हम किन किन केमिकल रिएक्शंस की रेट ऑफ रिएक्शन को निकाल सकते हैं? तो चलिए थोड़ा ये देख लेते हैं। पहले हमने फर्स्ट ले ली वेरी फास्ट रिएक्शंस। कौन सी होती हैं वेरी फास्ट रिएक्शंस? वेरी फास्ट रिएक्शन कौन सी होती हैं? आयनिक रिएक्शंस। आयनिक रिएक्शंस क्या होती हैं? आप सभी ने 9th 10th में पढ़ा होगा, जो बहुत फास्ट होती हैं। आयनिक रिएक्शंस क्या होती हैं? वेरी फास्ट होती हैं। ये इतनी फास्ट होती हैं कि माइक्रो सेकेंड्स में हो जाती हैं, तो इनका रेट ऑफ रिएक्शंस निकालना पॉसिबल नहीं होता, हम डिफाइन नहीं कर पाते हैं। तो एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं आयनिक रिएक्शंस का। मान लीजिए हमने ले लिया पोटेशियम क्लोराइड की रिएक्शन, जो हम कराएंगे सिल्वर नाइट्राइड से, तो हमारा क्या बनेगा? KNO3 प्लस AgCl। AgCl क्या बनता है? हमारा प्रेसिपिटेट हमारा फॉर्म होता है। ये रिएक्शंस क्या होती है? बहुत फास्ट होती है, यानी कि माइक्रो सेकेंड्स में जाती हैं, तो इन रिएक्शंस का हम रेट डिफाइन नहीं कर पाते हैं। सेकेंड रिएक्शंस कौन सी होती है हमारी? वेरी स्लो रिएक्शंस। वेरी स्लो रिएक्शंस, ये कौन सी रिएक्शंस होती हैं? आपने देखा होगा लोहे की गेट हम लगाते हैं, घरों में लोहे के गेट होते हैं, तो वो लगे होते हैं, तो उनमें क्या होता है? जंग लगनी स्टार्ट होती है। तो अब ऐसा तो नहीं होता है ना कि आपने आज लोहे गेट लगाया और जंग लगनी स्टार्ट हो गई। उस रिएक्शंस को होने में ईयर्स लग जाते हैं, तो 1 साल हो गया तो उसमें जंग लगनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये रिएक्शंस बहुत ही स्लो होती हैं, तो इसलिए इन रिएक्शंस को भी हम रेट प्रैक्टिकली डिफाइन नहीं कर पाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हम एक लिख लेते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। थर्ड रिएक्शन हमारी कौन सी होती है? मॉडरेट रिएक्शंस। मॉडरेट रिएक्शंस जो कि ना तो बहुत फास्ट होती है, ना ही बहुत स्लो होती है, तो इन रिएक्शंस का हम रेट निकाल पाते हैं। तो मॉडरेट रिएक्शंस में कौन सी रिएक्शंस होती हैं? मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। मॉलिक्यूलर रिएक्शंस, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने एग्जाम्पल ले लिया H2 की रिएक्शंस अगर हम I2 से कराएंगे तो हमारा क्या बनता है? 2HI फॉर्म होता है, यानी कि इसमें जो H2H2 का बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, I2I2 का बॉन्ड ब्रेक होगा और HI का बॉन्ड फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये हमारी रिएक्शंस हो गई। कौन कौन सी होती है? वेरी फास्ट रिएक्शंस, जो कि आयनिक रिएक्शन होती है, वो इतनी फास्ट होती है माइक्रो सेकेंड्स में हो जाती हैं, तो हम उनका रेट डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं। होती है वेरी स्लो रिएक्शन, रस्टिंग ऑफ आयरन, जो कि हमारी बहुत स्लो रिएक्शंस होती हैं, इनका रेट निकालना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता है। फिर हमारी होती है मॉडरेट रिएक्शंस, जिनका रेट हम निकालते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, अब हम देख लेते हैं रेट। रेट क्या था हमारा? चेंज इन concentration अपॉन चेंज इन टाइम। ये कॉन्सेंट्रेशन समझ में आ रहा है? मैंने शॉर्ट में लिख दिया, चलिए मैं इसको पूरा लिख देती हूँ। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, अब हम रेट को भी दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक होता है हमारा एवरेज रेट और एक हमारा होता है इंस्टेंटेनियस रेट। हमारा एवरेज रेट क्या होता है? जिसको हम लार्ज टाइम इंटरवल के लिए डिफाइन करते हैं और डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। और हमारा इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है? जिसको हम स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए निकालते हैं और इसको हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए ये 2 पॉइंट्स भी लिख लेते हैं।
फर्स्ट हमारा कौन सा है, एवरेज रेट। डिफाइन फॉर लार्ज टाइम interval and denoted by delta। एंड सेकेंड हमारा कौन सा है, इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट इसमें क्या है, डिफाइन फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल एंड डिनोटेड बाय स्मॉल डी। एंड ये कब होता है, जब हमारा डेल्टा टी टेंड्स टू 0 होता है। जो हमारा क्या होता है, कब लेते हैं इसको, जब डेल्टा टी टेंड्स टू हमारा क्या होता है, 0 होता है। चलिए हमें समझते हैं। मान लीजिए हमने एक रिएक्शन लिखी, हमारा रिएक्टेंट से हमारा क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। तो अब हम इसके लिए देखेंगे कि एवरेज रेट कैसे लिखते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट कैसे लिखते हैं, और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ आर कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ पी कैसे लिखेंगे। ठीक है, पहले से पहले हम एक चीज ये देख लेते हैं। हमने ले लिया एवरेज रेट, एवरेज रेट। एवरेज रेट कैसे लिखते हैं, हमने क्या बताया था, एवरेज रेट हम जब रिएक्टेंट के टर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, माइनस के डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। अब आप कहेंगे माइनस क्यों आया, ये क्या हमारा रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या होता है, विद द टाइम डिक्रीज होता जाता है। हमारा जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है तो रिएक्टेंट हमारा क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है। तो कंज्यूम हो रहा है तो क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा। अगर हम एवरेज रेट प्रोडक्ट के टर्म में लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, प्लस के डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। अब यहाँ प्लस का क्यों आया, क्योंकि विद द टाइम हमारा प्रोडक्ट क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। ठीक है ना, प्रोडक्ट क्या हमारा बन रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हमारा प्लस आया। अब इसी को अगर हमें इंस्टेंटेनियस रेट लिखना है तो कैसे लिखेंगे, इंस्टेंटेनियस को अब मैं शॉर्ट में ऐसे लिख दूंगी, आप लोग समझ जाइएगा कि मैं इंस्टेंटेनियस की बात कर रही हूँ। हमने क्या कहा था, स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल डी आर अपॉन डी टी, सेम प्लस डी पी अपॉन डी टी। सेम माइनस का साइन क्यों आया है, क्योंकि हमारा रिएक्टेंट क्या हो रहा है, विद द टाइम डिक्रीज हो रहा है, यानी कि कंज्यूम हो रहा है, और प्रोडक्ट क्या हो रहा है, विद द टाइम हमारा इंक्रीज हो रहा है, यानी कि फॉर्म्ड हो रहा है। ठीक है, अब हम एक इक्वेशन ले लेते हैं, उससे हम समझते हैं। हम एक इक्वेशन ले लेते हैं, उससे हम समझते हैं। मान लीजिए हमने एक इक्वेशन ले ली, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू फॉर्म्ड हो रहा है 4z। ये हमारी ये केमिकल रिएक्शंस है। अब इसके लिए हम सब कुछ निकालते हैं, एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ x, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ y, और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ z। ठीक है, लेट्स से हम लिखते हैं इसका एवरेज रेट। एवरेज रेट तो क्या होगा, इसका एवरेज रेट कैसे करेंगे, माइनस का साइन, क्योंकि हमारा x क्या है, रिएक्टेंट है जो कि कंज्यूम हो रहा है। और ये जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दिख रहा है ना आपको, ये 3, ये जो क्या आगे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, ये जो आ जाएगा, ये इसके अपॉन में आ जाएगा 1/3 डेल्टा x अपॉन डेल्टा
टी। ठीक है, अगर हम y के टर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, माइनस के 1/2, ये जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है ये आपको दिख रहा है, माइनस के 1/2 डेल्टा y अपॉन डेल्टा टी। और अगर हम प्रोडक्ट के टर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये जो इसका कोफिशिएंट है, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 1/4, ये क्या आता है, अपॉन में आता है, इसके डिवीजन में आ जाता है अपॉन 1/4, सॉरी डेल्टा आएगा डेल्टा z अपॉन डेल्टा t। ठीक है, अगर हमें इसका इंस्टेंटेनियस रेट लिखना है तो वो कैसे लिखेंगे, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, इंस्टेंटेनियस रेट सेम ऐसे लिखेंगे, बस क्या आ जाएगा, डेल्टा की जगह d आ जाएगा, dx बाय dt माइनस के 1/2 dy बाय dt एंड प्लस के, इसको साइन लगाते हैं, वैसे अंडरस्टूड है, कोई साइन है तो प्लस ही होगा, प्लस के 1/4 dz बाय dt। ठीक है, अब हम इसका लिखेंगे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ x। तो कैसे लिखेंगे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ x, डेल्टा x बाय डेल्टा t। ठीक है, अगर हमें लिखना हो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ y, तो हम कैसे लिखेंगे, डेल्टा y बाय डेल्टा t। और अगर हमें लिखना हो रेट ऑफ डिसअपियरेंस, क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि x क्या हो रहा है, हमारा खत्म होता जा रहा है, गायब होता जा रहा है, ठीक है ना, इसलिए x के लिए डिसअपियरेंस लिखा। y के लिए डिसअपियरेंस क्यों लिखा है, क्योंकि y भी हमारा खत्म हो जा रहा है, रिएक्टेंट है, खत्म होता जा रहा है, तो इसलिए डिसअपियरेंस लिखा। और z के लिए हमने क्या लिखा, अपीयरेंस, यानी कि बनता जा रहा है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ z, तो क्या लिखेंगे, डेल्टा z बाय डेल्टा t। इसमें क्या लिखा, आप देखिए फर्क, कि हम जब एवरेज रेट लिखते हैं तो कॉफिशिएंट भी लिखते हैं अपॉन में, एंड इंस्टेंटेनियस रेट में हम कॉफिशिएंट लिखते हैं और माइनस के साइन आते हैं। एक्स और वाई हमारा क्या कंज्यूम हो रहा है तो उसमें माइनस आ रहा है, जेड क्या हो रहा है, हमारा फॉर्म हो रहा है तो प्लस साइन आ रहा है। बट जब हम रेट ऑफ डिसअपियरेंस लिख रहे हैं तो हमारा सबसे पहली बात तो जो कॉफिशिएंट है, स्टोइचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट, वो नहीं लिखते हैं। एंड सेकेंड थिंग, हमने यहाँ माइनस का साइन नहीं लगाया है, इसके आगे वाई के आगे भी हमने माइनस साइन नहीं लगाया है। क्यों नहीं लगाया है, क्योंकि डिसअपियरेंस बोल रहा है, ये अपने आप में ही बोल रहा है कि रेट क्या हो रहा है, एक्स का खत्म होता जा रहा है, यानी कि गायब होता जा रहा है, वो खुद ही बता रहा है, तो इसमें माइनस का साइन लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप माइनस का साइन लगाते हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस के डेल्टा एक्स मॉड में अपॉन डेल्टा टी। मॉड लगाओगे, आप सभी को पता है, आप सभी को पता होगा कि जब हम मॉड के अंदर कोई भी साइन लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, मॉड हटाने के बाद वो ऑटोमेटिकली प्लस में चेंज हो जाता है, ठीक है ना, साइन क्या होता है, हमारा हट जाता है, गायब हो जाता है, तो इसलिए हमने नहीं लगाया है। अगर आप लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, पर जब मॉड हटाएंगे तो साइन क्या होगा, हमारा हट जाएगा। ठीक है, रेट ऑफ अपीयरेंस मतलब z हमारा बन रहा है, तो यहाँ पे प्लस का साइन लाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली ये अंडरस्टूड है कि ये क्या है, हमारा अपीयरेंस है। डिसअपीयरेंस का मतलब क्या है, हमारा जो हमारा रेट क्या हो रहा है, खत्म होता जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पे वाई माइनस को साइन नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि ये बोल ही रहा है कि हमारा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस यानी कि रेट वाई का रेट क्या हो रहा है, खत्म होता जा रहा है। ठीक है, चलिए इसको एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इसका, जिससे आपको और क्लियरिटी हो जाए। मान लीजिए हमें कोई क्वेश्चन दिया है N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू, हमारा क्या फॉर्म हो रहा है, अमोनिया फॉर्म हो रहा है। आप सभी को पता होगा हेबर प्रोसेस है ये, जिससे हमारा अमोनिया फॉर्म होता है। तो अब इसमें भी सब कुछ लिखते हैं हम, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 और H2, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3, एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट,
चलिए स्टार्ट करते हैं, एवरेज रेट से लिखना शुरू करते हैं। तो हमारा एवरेज रेट कैसे लिखेंगे, किसी भी रिएक्शन कोई भी रिएक्शन आएगी तो इसी तरीके से सॉल्व करना है, हमें एवरेज रेट लिखना है। तो हम N2 की टर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, डेल्टा N2 बाय डेल्टा T 1/1 माइनस के, इसके आगे कोई कोफिशिएंट नहीं है तो हम क्या कर लेंगे, 1 मान लेंगे। तो मैंने 1/1 समझाने के लिए लिख दिया, आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है। माइनस के 1/3 डेल्टा H2 बाय डेल्टा T इक्वल्स टू प्लस के 1/2 डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट, हम कैसे लिखेंगे, सेम ऐसे ही लिखेंगे, बस डेल्टा की जगह क्या आ जाएगा, T आ जाएगा, d N2 बाय dt माइनस के 1/3 d H2 बाय dt प्लस के 1/2 d NH3 बाय dt। और अब हमें लिखना है रेट ऑफ disappearance ऑफ N2, तो वो हम कैसे लिखेंगे, डेल्टा N2 बाय डेल्टा T। अब हमें लिखना है रेट ऑफ disappearance ऑफ H2, तो क्या आएगा इसमें, डेल्टा H2 बाय डेल्टा T। कॉफिशिएंट याद रखना, अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस जब भी लिखते हैं तो कॉफिशिएंट हम स्टोइचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट जो होता है वो नहीं लिखते हैं। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया NH3, तो क्या आएगा, डेल्टा NH3 बाय डेल्टा T, ठीक है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे आपको और क्लियरिटी मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन हम कर लेते हैं, मान लीजिए हमारी एक केमिकल रिएक्शन हमें दी हुई है, 2SO3 से हमारा SO2 बन रहा है प्लस O2 बन रहा है, ठीक है। इफ, मैं क्वेश्चन देख लेती हूँ क्या था क्वेश्चन, if rate of appearance of SO2 is 4 mole per liter per second, देन हमें हमें क्या निकालना है, फर्स्ट हमें निकालना है रेट ऑफ रिएक्शंस एंड सेकंड हमें निकालना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ SO3, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा कैसे होता है क्वेश्चन, वीडियो पॉज करके। हमें सबसे पहले आप फिजिकल केमिस्ट्री का एक बात समझ लीजिए, जब भी आप क्वेश्चंस करेंगे तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और जो जो हमें दिया होगा सबसे पहले आप वो लिख लीजिए। हमें क्या गिवन है, हमें रेट ऑफ अपीयरेंस गिवन है, ठीक है। हमें क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ SO2 दिया है,
क्या है हमारे पास? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ SO2 इज 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, और अब हम लिख लेते हैं रेट ऑफ रिएक्शंस। कैसे लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शंस? कैसे बताई थी मैंने, बताइए कैसे लिखते हैं? 1/2 माइनस को साइन आएगा, माइनस का 1/2 डेल्टा SO3 अपॉन डेल्टा T इक्वल्स टू प्लस के 1/2 डेल्टा SO2 बाय डेल्टा T प्लस इजिकल टू प्लस के 1/2 डेल्टा, स्पेस नहीं हो रहा है इसका, यहाँ पर कोशिश करते हैं यही लिखने की, एडजस्ट करने की, प्लस के 1/2 डेल्टा O2 बाय डेल्टा T। ठीक है, हमसे पूछा क्या? रेट ऑफ रिएक्शंस पूछा हुआ है, और हमें दिया हुआ क्या है? रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ SO2 दिया हुआ है। तो बस निकल गया, सिंपल सा। रेट ऑफ रिएक्शंस हमें निकालना है, रेट ऑफ अपीयरेंस हमें दिया हुआ है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। रेट ऑफ रिएक्शंस को मैं ROR लिख रही हूँ, आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में क्या हमारा 1/2, ठीक है, और डेल्टा SO2 अपॉन डेल्टा T, यानी कि हमें रेट ऑफ अपीयरेंस क्या है? गिवन है 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। सिंपल सा हो गया, यहाँ पे लिख दो 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो क्या आ गया? 2 2 जा 4, 2 2 जा क्या आ गया? 4 आ गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, सेकेंड हमें क्या निकालना है? रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ SO3। तो हमें यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन लिखी हुई है, रेट ऑफ रिएक्शंस हमें निकालना क्या है? रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ SO3। SO3 के हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे? माइनस के 1/2 डेल्टा SO3 बाय डेल्टा T, ये लिखा हुआ है, यही दिया हुआ है हमें। क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार। 1/2 माइनस के डेल्टा SO3 बाय डेल्टा T, ठीक है, यही दिया हुआ है। तो हमें रेट ऑफ रिएक्शन हमारा निकल चुका है 2 इजिकल टू, इसके जगह हम क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे। 1/2 माइनस के डेल्टा SO3 बाय डेल्टा T, ये 2 ऊपर जाएगा, इधर इधर ये 2 क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन में जाएगा इसके, सबको पता ना इक्वल टू है, इधर जाएगा तो क्या जाएगा? 2 हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में जाएगा। तो क्या होगा? माइनस के डेल्टा SO3 बाय डेल्टा T बचा, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे आ गया 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। इसको हम क्या लिख सकते हैं? रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ SO3। ठीक है ना, हमारा हमें क्या निकालना था? रेट ऑफ डिसअपेरेंस, जो कि हमारा क्या आ गया? 4 मोल लीटर पर सेकेंड। ठीक है, मैं आपको एक चीज बताना भूल गई, यूनिट, एक ही लिख लीजिएगा, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस, ये रहेगा हमारा, ये भी देख लीजिए। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस, रेट क्या होता है हमारा? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, और कॉन्सेंट्रेशन हम किसमें लेते हैं? मोल पर लीटर में, है ना, और टाइम को हम किसमें लिया लेते हैं? सेकंड में। तो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी हमारी? मोल पर लीटर पर सेकंड। अगर हमारी रिएक्शंस गैसेस फेज में है तो क्या होगी? तो हमारी यूनिट क्या होगी?
अगर मान लीजिए हमारी रिएक्शन गैसेस फेज में है, तो गैसेस फेज में क्या लेते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या होगा, प्रेशर ले लेते हैं। तो प्रेशर की टर्म में अगर हमें यूनिट लिखनी होगी तो प्रेशर की क्या होती है यूनिट, एटमोस्फेयर होती है, पास्कल होती है, तो हम एटमोस्फेयर में ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगी यूनिट हमारी, ATM पर सेकेंड। ठीक है, चलिए और क्वेश्चंस कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है नहीं हमारा, ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है। क्वेश्चन मुझे याद नहीं है, मैं देख लेती हूँ एक बार क्या क्वेश्चन है हमारा। हमारा क्वेश्चन है इन a reaction to a given, क्या दे रहा हमारा, प्रोडक्ट the concentration of a decrease from 0.5 to 0.5 mole per liter to 0.4 mole per liter in 10 minutes। ठीक है, कैलकुलेट द रेट ड्यूरिंग दिस इंटरवल, ड्यूरिंग दिस इंटरवल्स। ड्यूरिंग दिस इंटरवल्स। तो हमें बोला क्या है क्वेश्चन में, इन एक रिएक्शन है जिसमें 2A से हमारा क्या हो रहा है, प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। हमें कंसंट्रेशन जो हो रहा है रिएक्टेंट की वो डिक्रीज हो रही है। ये क्या, एक है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है फ्रॉम 0.5 मोल पर लीटर से 0.4 मोल पर लीटर इन 10 मिनट्स में। तो हमें क्या निकालना है, रेट निकालना है। इस टाइम इंटरवल के बीच में हमें क्या निकालना है, रेट निकालना है कि रेट हमारा कितना होगा। तो हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, 0.5, ये क्या हमारी C1 इनिशियल कंसंट्रेशन। और हमारी इन 10 मिनट के बाद हमारी रिएक्शन क्या हो गई, C2 हो गई 0.4, डिक्रीज हो गई इन 10 मिनट्स। तो ये हमारी क्या हो गई, C1 हो गई, हमारी क्या हो गई, C2 हो गई। अगर हम इसमें लिखेंगे, कैसे लिखेंगे हम इसका रेट, हम इसका अगर हम एवरेज रेट लिखें तो कैसे लिखेंगे, एवरेज रेट अगर हम लिखने हैं, अगर हमें इसका एवरेज रेट लेना है तो कैसे लिखेंगे, 1/2 माइनस के डेल्टा A बाय डेल्टा T। तो माइनस के 1/2 जो इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो अपॉन में आ जाएगा। और हमारी कंसंट्रेशन को कैसे लिखते हैं हम, चेंज इन कंसंट्रेशन होती है ना, कैसे लिखेंगे हम, क्या होता है हमारा, ऐसे लिखते हैं ना, C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। जो हमारा रेट होता है क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। ये होता है ना डेल्टा, डेल्टा R अपॉन डेल्टा T, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ये नीचे क्या टाइम है। तो हम कैसे लिखते हैं, अगर हमें लिखना हो कंसंट्रेशन C2 माइनस C1, तो हमें हमारे पास क्या है, इसको रफ कर देते हैं, मैंने आपको रफली समझाया था। ये इनिशियल हमारी कंसंट्रेशन कितनी है, C1 0.5 है, और 10 मिनट्स में इंटरवल में कितनी हो गई, 0.4, यानी कि C2 कितना हमारा 0.4। C1 कंसंट्रेशन कितनी हो गई हमारी, C2 हम लिखते क्या है, C2 माइनस C1, तो क्या आएगा 0.4 माइनस 0.5, क्या हो रहा है 0.5। ठीक है, एंड
हमें टाइम कितना दिया है, 10 मिनट्स। तो हमारा T2 कितना है, 10 मिनट्स। जब हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन, जब हमारा टाइम 0 था, तब हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी, 0.5। तो T2 माइनस T1, तो T2 हमारा कितना है, 10 मिनट्स। तो आप कह सकते हो 10 माइनस 0। ठीक है, तो मैं 0 नहीं लिख रही हूँ, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, पर फॉर अंडरस्टूड है। ठीक है, 10 मिनट्स। तो अगर हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस के 1/2, 0.4 में से 0.5 किया तो कितना बचेगा, 0.1 अपॉन में 10। ठीक है, तो क्या हुआ, माइनस के 0.1 अपॉन में कितना है, 10 × 2 20। पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 0 बचेगा, नीचे ऊपर पॉइंट है, नीचे 0 लगाया, सबको आता हुआ 1/200 करेंगे तो कितना आएगा, मैं आपको करके दिखा देती हूँ, वैसे तो सभी को आता होगा। पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, एक 0 बढ़ाया, एक 0 और बढ़ाया, एक 0 बढ़ाया, एक 0 बढ़ाया, 200 5 1000। तो ये पूरा पूरा क्या हो रहा है, हमारा कैंसिल हो रहा है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, माइनस के 0.005 क्या आ गया, मोल पर लीटर पर सेकंड। ये हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा थर्ड क्वेश्चन है। मान लीजिए हमारा कोई रिएक्शन ये हो रही है, N2 से 3H2 और हमारा अमोनिया फॉर्म हो रहा है। ठीक है, और हमें निकालना है, मैं देख लेती हूँ क्वेश्चन एक बार, क्या था हमारा क्वेश्चन। ये है, और हमें ग्राफ दे रखा है, ये हमें H2 की कंसंट्रेशन विद टाइम दे रखा है, T। टाइम किस में लिया, हमें सेकंड में। एक सेकंड, मुझे भी कुछ याद आया है, हमें टाइम किस में दिया, मिनट्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये मिनट आएगा यहाँ पर, सॉरी, मिनट। और अगर आपको मिनट में सेकंड, मिनट को सेकंड में चेंज करना है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 60। एक मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो जिसमें आपको यूनिट पूछी होगी वही यूनिट कीजिएगा। जैसे मैंने अभी मिस्टेक कर दी थी ना, मुझे याद आ गया, पर आप ये मिस्टेक मत कीजिएगा एग्जाम्स में। ठीक है, हम कहाँ थे अपने क्वेश्चंस में। एक हमारी रिएक्शन है जिसमें N2 और H2 मिलके अमोनिया बना रहे हैं, और H2 के कंसंट्रेशन में दिए हुए टाइम T के साथ कंसंट्रेशन मिलेंगे मोल पर लीटर में। ठीक है, ये हमारा H2 क्या रिएक्टेंट, इसकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है विद द टाइम। तो पहले इसकी कंसंट्रेशन जो थी, मान लीजिए 8 थी। ठीक है, देन इसकी कंसंट्रेशन जो थी, टाइम T1 पे इसकी कंसंट्रेशन 8 थी, और टाइम कितना था, 4 था। देन टाइम 2 पे इसकी कंसंट्रेशन टाइम कितना है, हमें ये मिक्स हो रहा है, मैं थोड़ा नीचे लिख देती हूँ इसको ताकि आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, टाइम टाइम T2 पे इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो गई, 4 हो गई। ठीक है, और टाइम T2 कितना हमारा 2 है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, रेट लिख लेंगे। कैसे लिखते हैं रेट, माइनस के 1/1, सॉरी ये तो मैंने बोला ही नहीं कि हमें निकालना क्या क्या है, क्वेश्चन तो कंप्लीट किया ही नहीं मैंने। सबसे पहले हमें क्या निकालना है इसमें, फाइंड रेट ऑफ रिएक्शंस, और सेकंड हमें क्या निकालना है, देख लेती हूँ, रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ H2। ठीक है, ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शंस। तो सबसे पहले हम इसका रेट लिख लेते हैं।
कैसे लिखेंगे, हमें इक्वेशन क्या दी है, N2 + 3H2 = 2NH3। तो 1/1 डेल्टा N2 बाय डेल्टा T इक्वल्स टू माइनस के N2 प्लस क्या है 3H2 है, माइनस के 1/3 डेल्टा H2 बाय डेल्टा T एंड प्लस के 1/2 डेल्टा प्लस के 1/2 डेल्टा NH3 बाय डेल्टा T। ये हमने रेट ऑफ रिएक्शंस लिख ली, रेट ऑफ रिएक्शंस, ठीक है। अब हमें दिया क्या हुआ है, कंसंट्रेशन H2 कंसंट्रेशन दी है विद टाइम T। तो ये क्या है, अब आपको पता, इससे पता चल, इससे ग्राफ से भी आपको समझ में आएगा कि हमने यहाँ माइनस क्यों लिया है। आप देख सकते हैं कि जब कंसंट्रेशन हमारी सी टाइम T1 था तब हम कंसंट्रेशन हमारी कितनी थी 8 थी, और टाइम T2 पर हमारी कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज हो गई, इसलिए हम यहाँ माइनस लेते हैं, ठीक है। आपको इससे भी चीज से भी ग्राफ से भी क्लियर हुआ होगा। तो अब हमें दिया हुआ है डेल्टा H2 बाय डेल्टा T हमें दे रखा है, क्या दिया हुआ है, कैसे लिखते हैं, C2 - C1 अपॉन T2 - T1। तो कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है हमें, C2 4 माइनस 8, और टाइम कितना दिया हुआ है हमें टाइम कितना दिया हुआ है T2 - T1। टाइम T1 कितना हमारे पास, सॉरी मैंने गलत कर दिया, टाइम तो इंक्रीज होगा ना, टाइम डिक्रीज थोड़ी होगा। पहले टाइम कितना था हमारे पास, पहले हमारा टाइम था, क्वेश्चन में गलत कर दिया, 2 देन 4। टाइम जैसे जैसे इंक्रीज होगा तो हमारी कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी ना, ठीक है ना, समझ में आया आपको। पहले टाइम हमारा 2 सेकंड था तो हमारी कंसंट्रेशन कितनी थी 8 थी, जब टाइम इंक्रीज 2 से 4 सेकंड हुआ तो हमारी कंसंट्रेशन कितनी हुई, डिक्रीज होकर 4 हो गई। तो 4 माइनस 2, 4 माइनस 8, कंसंट्रेशन कितनी थी हमारी, C2 4 थी, C1 8 थी, टाइम कितना T2 हमारा 4 है, और T1 कितना है माइनस के 2 है, 4 माइनस के 2। तो हमारा क्या आया, 8, 4 में से 8 गया माइनस का 4, 4 माइनस 2 = माइनस के प्लस के 2, ठीक है। तो ये अगर यहाँ से क्रॉस कर 2 2 ज़ा 4, माइनस के 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये हमारी क्या है, ये कॉन्सेप्ट रेट ऑफ रिएक्शन है। अब हमें निकालनी क्या है, फाइंड दी रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है, ठीक है ना। तो अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शंस निकालनी है तो माइनस के 1/3 है, और डेल्टा H2 बाई डेल्टा T कितना आया है, इंटू में माइनस के 2 आया है, तो कितना आ गया, माइनस के 2/3 मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन हमारी निकल गई। कैसे किया हमने क्वेश्चन, हमें ग्राफ दिया हुआ था H2 की कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में, और हमें निकालना क्या, रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है। तो सबसे पहले हमने क्या, रेट ऑफ रिएक्शन हमने लिख ली, रेट ऑफ रिएक्शन हमने लिख ली, कैसे लिखते हैं सभी को पता है। फिर हमें दिया हुआ डेल्टा H2 बाई डेल्टा T में दिया हुआ कंसंट्रेशन C2 - C1 और T2 - T1। C2 हमारे पास 4 है, C1 हमारे पास 8 है, T2 हमारे पास 4 है और T1 हमारे पास 2 है। तो कितना होगा, 4 में से 8 गया माइनस के 4, 4 में से 2 गया 2, 2 2 जा 4, तो माइनस की 2 मोल पर लीटर पर सेकंड, ये हमारी क्या आ गई, कंसंट्रेशन आ गई, सॉरी डेल्टा H2 अपन डेल्टा T का कंसंट्रेशन अपन टाइम आ गया। तो रेट ऑफ रिएक्शन हमें निकालनी है, तो क्या करा हमने, माइनस के 1/3 डेल्टा H2 बाई डेल्टा T था, माइनस के 1/3 डेल्टा H2 बाई डेल्टा T हमने निकाल लिया है, तो इंटू इसको यहाँ पुट कर देंगे माइनस की 2, तो कितना आ गया, माइनस की 2/3 मोल पर लीटर पर सेकेंड। सेकेंड पार्ट हमें क्या निकालना था, रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ H2, क्या होगा, रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ H2 हमें ये फाइंड करना है ना, ये हमें निकालना है। तो हमारे पास
रेट ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ H2 में निकालना है, तो रेट ऑफ रिएक्शंस क्या है हमारी, माइनस के 1/3 डेल्टा H2 बाय डेल्टा T, ये ले लिया। रेट ऑफ रिएक्शन हमारी कितनी निकल गई, माइनस के 2/3 मोल पर लीटर पर सेकेंड, और माइनस के 1/3 डेल्टा H2 बाय डेल्टा T। ठीक है, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस के 2/3 इंटू में 3। ठीक है ना, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुई तो इधर कितना जाएगा, कितना हो जाएगा, इंटू में 3 ऊपर चला जाएगा। और हमारा क्या बचा यहाँ पर, बैटरी लो गई, मैं एक मिनट चार्ज पे लगा देती हूँ। माइनस के डेल्टा H2 बाय डेल्टा T, ये हमारा बचा है। अभी 3 से 3 कैंसिल हो गया तो क्या बचा हमारा, रेट ऑफ रिएक्शंस, सॉरी ये माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, ये माइनस नहीं आएगा सॉरी यहाँ पे, क्योंकि रेट तो हमारी कभी माइनस में हो ही नहीं सकती, ये रेट ऑफ रिएक्शन तो कभी हमारी माइनस निकलती ही नहीं है, कभी भी माइनस नहीं होती हमारी। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या, माइनस के 1/3 था इंटू माइनस के 2, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। रेट हमारी कभी भी माइनस में नहीं हो सकती है, कभी भी याद रखना, रेट ऑफ रिएक्शन माइनस में हमारी निकलेगी ही नहीं, वो माइनस कभी नहीं होती है। ठीक है, तो प्लस के 2/3, माइनस के प्लस के, अभी प्लस का आएगा, सॉरी गलत है। रेट ऑफ रिएक्शन हमारे कितने निकल गए, 2/3 इंटू में ऊपर गया 1/3, मल्टीप्लाई में तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गई, 3 से 3 कैंसिल हुआ, तो कितना बचा हमारा 2, और माइनस के डेल्टा H2 बाई डेल्टा T, ये क्या शो कर रहा है, रेट ऑफ डिस अपीयरेंस ऑफ H2, यही हमें निकालना था, है ना, यही हमें निकालना, तो कितना आ गया 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये हमें निकालना था, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, कितने क्वेश्चन कर लिए हमने, 3 क्वेश्चन कर लिए। अब चलिए ग्राफिकल मेथड से भी समझ लेते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। मान लीजिए हमारा रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से हमारा प्रोडक्ट क्या हो रहा है, हमारा फॉर्म हो रहा है। तो विद द टाइम क्या होती है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है ना, यहाँ कंसंट्रेशन है जो किस में आएगी, मोल पर लीटर में आएगी, और ये क्या है, टाइम, जो क्या होगा, सेकंड में होगा। ठीक है, तो टाइम T1 पर हमारी कंसंट्रेशन है C1, मैं ब्लैक से लिख देती हूँ, दिखेगा नहीं आप लोगों को, समझ में नहीं आएगा, इसको मैं रेज कर देती हूँ। तो हमारा क्या हो रहा है, ये हम रिएक्टेंट के टर्म में निकाल रहे हैं ग्राफ। तो हमारा रिएक्टेंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ। तो हमारा कंसंट्रेशन टाइम T1 पे हमारी कोई कंसंट्रेशन यहाँ पर है C1, और टाइम T2 पे हमारी कंसंट्रेशन है यहाँ पर C2। आपको ग्राफ से भी समझ में आ रहा होगा कि हम माइनस क्यों लगाते हैं, मैंने पहले ही बताया, मैं फिर बता रही हूँ, क्योंकि जब हमारी कंसंट्रेशन C1 थी, टाइम T1 था, तो हमारी कंसंट्रेशन क्या थी, ज्यादा थी, देखिए ये दिख रहा है ना ज्यादा। और जब हमारी टाइम T2 था, टाइम टाइम जैसे जैसे हमारा इंक्रीज हुआ, तो हमारी कंसंट्रेशन क्या हो गई, C2 डिक्रीज हो गई। इसलिए हम रिएक्टेंट की जब लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, तो माइनस लगाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एवरेज रेट लिख लेते हैं,
एवरेज रेट कैसे निकलेंगे इसका, माइनस के डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, क्या होगा माइनस के C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। तो हमारा यहाँ पे क्या है, C1 क्या है, ग्रेटर देन C2 है ना। C1 क्या है हमारा यहाँ पे, ग्रेटर देन C2 है। अब मान लीजिए इस कर्व में किसी पॉइंट पर हमें इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है। इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, जब हमारा एवरेज रेट डेल्टा टी टाइम्स टू 0 हो जाता है ना, तो हमारा जो एवरेज रेट होता है वो इंस्टेंटेनियस रेट बन जाता है। ठीक है, मान लीजिए हमें इस पॉइंट पे करके इस पॉइंट पर हमें इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहां से एक स्लोप खींचेंगे, टेंजेंट खींचेंगे, तो क्या होगा, इससे हम इसका इंस्टेंटेनियस रेट निकालेंगे। ठीक है ना। इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, कैसे लिखते हैं, मैंने बताया था आप लोगों को, dr/dt। ठीक है, और इंस्टेंटेनियस रेट निकालने के लिए करेंगे हम स्लोप की हेल्प लेंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर हम प्रोडक्ट के टर्म में निकालें एवरेज रेट, अगर हम प्रोडक्ट का ग्राफ बनाएं, प्रोडक्ट के टर्म में अगर हम ग्राफ बनाएं, देखिए प्रोडक्ट टर्म में क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है, विद टाइम इंक्रीज होती है। तो मान लीजिए हमारी इनिशियली ये कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की है, प्रोडक्ट टर्म में ले रहे हैं हम, क्या लेंगे, मोल पर लीटर, और टाइम क्या हमारा सेकंड में। तो हमारी कंसंट्रेशन कितनी है यहाँ पर, C1 है टाइम T1 पे, और अगर हम टाइम T2 लें तो हमारी कंसंट्रेशन कितनी जाती है, C2। आप लोग देख रहे हैं कि हमारी कंसंट्रेशन C2 की ज्यादा है C1 से, तो इसका मतलब क्या है कि, इसलिए इसका मतलब यह है कि इसलिए हमारा पॉजिटिव साइन आता है, क्योंकि C2 की कंसंट्रेशन क्या है, C1 से ज्यादा है। अब मान लीजिए हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पे इंस्टेंट रेट निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे, इससे हम एक पास करते हुए टेंजेंट खींचेंगे, स्लोप की हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे, इसका इंस्टेंटेनियस रेट निकालेंगे। सेम इसमें लिखेंगे एवरेज रेट, कैसे लिखेंगे, प्रोडक्ट टर्म में अगर हम लिखेंगे तो माइनस के डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा पी क्या होगा, C2 माइनस नहीं आएगा, सॉरी प्लस C2 माइनस C1, और T2 माइनस T1, तो प्लस आ गया। प्लस का साइन क्यों आया, पता है C2 की कंसंट्रेशन क्या है, C1 से ज्यादा है, तो C2 माइनस C1, T2 माइनस T1, तो यहाँ पे क्या है, C2 क्या है, ग्रेटर देन C1 से है। और हमें इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे, dp बाय dt। इंस्टेंटेनियस रेट किससे निकलेगा, स्लोप की हेल्प से निकलेगा। तो ये हमारा, ऐसे हम ग्राफ में, अगर हमें ग्राफ में दिया होगा तो स्लोप की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन क्या हमारा, मैं क्वेश्चन देख लेती हूँ। मान लीजिए हमें कोई केमिकल एडिशन दी है, 2p प्लस 3q इज इक्वल टू r, हमारा r फॉर्म हो रहा है, और हमें दिया हुआ है ये ग्राफ, क्योंकि कंसंट्रेशन दी है मोल पर लीटर, एंड टाइम दिया हमें सेकंड में। ठीक है, और क्या है, हमें दिया हुआ है कि क्योंकि कंसंट्रेशन क्या लीनियरली डिक्रीज हो रही है, और हमें एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री। एंगल हमें कितना दिया है, 45 डिग्री, और हमसे पूछा गया है हमें क्या निकालना है,
फाइंड रेट ऑफ रिएक्शंस एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ आर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें रेट ऑफ रिएक्शंस लिखेंगे। कैसे लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शंस? माइनस के 1/2 डेल्टा पी बाय डेल्टा टी इक्वल्स टू माइनस के 1/3 डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी इक्वल्स टू प्लस के 1/1। आर क्या है, कोई कोफिशिएंट तो मैं 1 मान ले रही हूँ। डेल्टा, इसका मतलब 1 ही है। डेल्टा आप लिखना चाहे लिखना, मतलब मत लिखना। डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। ठीक है, हमें कंसंट्रेशन कितनी क्यू 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 की दी हुई है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। ठीक है, तो स्लोप के हेल्प से हम निकाल सकते हैं। तो हमें कितना दिया है, 45 दिया हुआ है, 45 डिग्री। एंगल हमें कितना दिया, 45 डिग्री। पर हम अगर हम जो हम एंगल लेते हैं वाई एक्सिस के पॉजिटिव पॉजिटिव साइन जो होता है उसमें लेते हैं, तो हम क्या लेंगे, ये वाला एंगल लेंगे। ठीक है, ये एंगल कितना होगा, 135 डिग्री। 135 डिग्री कैसा हुआ, 180 माइनस 45 करोगे तो कितना आएगा, 135 आएगा। स्लोप कितना हो गया हमारा, 10। स्लोप को कैसे लिखते हैं, टेन थीटा लिखते हैं ना। टेन थीटा कितना हो गया, 135 डिग्री। और 135 कितना होता है, माइनस के 1। तो हमारा डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी कितना आ गया, माइनस के 1। और हमें निकालना क्या है, सेकेंड हमें क्या है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ आर, है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ अपीयरेंस निकालना है, तो क्या था, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ आर प्लस के 1/1 डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। तो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन कितनी निकल के आई है, सॉरी अभी हमने ये हमारा क्या निकल के आया, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी हमारा कितना निकल के आया, माइनस के 1। माइनस के 1 निकल के आया। अब हमें निकालना क्या है, हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। फर्स्ट हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन ROR मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, हमें कितना दिया हुआ है क्योंकि टर्म में, माइनस के 1/3 डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। ठीक है, और डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी हमारा कितना निकल के आया, माइनस के 1। तो रेट ऑफ रिएक्शन माइनस के 1/3 डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी हमारा कितना निकल के आया है, माइनस के 1। तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारी कितना निकल के आ गई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 1/3 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, सेकेंड हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ आर। तो हम फिर से लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन हमें कितनी दी है आर के टर्म में, रेट ऑफ रिएक्शंस इक्वल टू 1/1 प्लस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। रेट ऑफ रिएक्शन हमारी कितनी निकल के आई है, 1/3 मोल पर लीटर पर सेकेंड। और हमें निकालना क्या है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ आर। तो डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, तो ये भी क्या हो गया, 1/3 ही होगा। तो ये 1/3 मोल पर लीटर पर सेकेंड, इसको हम देख सकते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ आर। ठीक है, समझ में आया सबको। एक बार और फिर देख लीजिए इस क्वेश्चन को। हमें केमिकल रिएक्शंस दी हुई थी, 2p + 3q से हमारा आर फॉर्म हुआ था, और हमें क्योंकि कंसंट्रेशन दी है विद टाइम के साथ, क्योंकि कंसंट्रेशन क्या होती है, लीनियरली डिक्रीज हो रही है, और एंगल हमें दिया था 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री हमें एंगल दिया हुआ था, ये एंगल हमने क्या निकाला है, ये हमें गिवन था 45 डिग्री एंगल। ठीक है,
तो हमें हमसे पूछा क्या था, रेट ऑफ अपीयरेंस निकालो और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ आर निकालो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शंस लिखेंगे। कैसे लिखते हैं, सभी को पता है, -1/2 जो कोफिशिएंट होता है वो अपॉन में आ जाएगा। एंड अब क्योंकि ये रिएक्टेंट है जो डिक्रीज हो रहा है तो माइनस का साइन आएगा, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू -1/3 डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी इक्वल्स टू +1/1 डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। ठीक है, अब हमें क्या दिया हुआ है, क्योंकि कंसंट्रेशन विद टाइम दी हुई है तो कैसे निकाल सकते हैं, स्लोप की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो स्लोप की हेल्प से निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 130, स्लोप की हेल्प से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, हमें क्या दिया है 45 डिग्री दिया है, और हम क्या लेते हैं वाई एक्सिस में पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल लेते हैं। तो क्या लेंगे, हम ये वाला एंगल लेंगे, ये वाला एंगल। ठीक है ना, ये वाला एंगल जब आप लोगे तो कितना आएगा 10 180, 180 में से 45 डिग्री माइनस करोगे तो कितना बचेगा 135 डिग्री बचेगा, है ना। तो स्लोप क्या हो गया 10 135 डिग्री हो गया, इक्वल्स टू -1। डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी कितना हो गया -1। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन कितना है -1/3 डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी था। डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी कितना आया -1, तो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, +1/3 मोल पर लीटर पर सेकेंड। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गई 1/3 मोल पर लीटर पर सेकेंड, हमारी क्या हो गई रेट ऑफ रिएक्शन। सेकेंड पॉइंट हमें दिया हुआ था रेट ऑफ निकालना था रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ आर। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ आर कैसे निकालेंगे, हमें रेट ऑफ रिएक्शन हम आर के टर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू +1/1 डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। रेट ऑफ रिएक्शन हमने निकाली हुई है 1/3 मोल पर लीटर पर सेकंड, उसको यहाँ पुट कर देंगे डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। डेल्टा आर बाय डेल्टा टी क्या शो करा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ आर। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर इस स्लाइड में देखिए इंस्टेंटेनियस रेट डेल्टा डीपी बाई डेल्टा टी कब वो निकलता है, जब डेल्टा टी क्या होता है टेंड्स टू 0 हो जाता है। तो हमारा यहाँ पे एवरेज रेट क्या हो जाता है, इंस्टेंटेनियस रेट बन जाता है। यहाँ पे मैं लिखना भूल गई थी, डेल्टा टी टेंड्स टू 0। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन सारे हो गए हैं। चलिए अब हम आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।